रूरल कोरोना वॉलंटियर्स कह के एक 7 बंदियां दा ग्रुप हर पिंड दे विच बनाया जाए और 7 मैंबर दा ग्रुप अपने पिंडां दे विच घुमे और इहदे विच उन्हां नूं एम्फसाइज करना चाहिए टेस्ट करो जैसे मैं तुहानूं दस्सिया जिथे फिर अगर कोई पॉजिटिव निकलिया वो किहनूं मिलिया उन्होंने ट्रेस करो कि जाके देखो कि किहनूं मिलिया उन्होंने भी टेस्ट करो और फिर जेड़े कोविड पॉजिटिव ने ट्रीट करो 3 T's टेस्ट ट्रेस एंड ट्रीट ये चीज़ां अगर आप कर सकिए तो तुसीं देखो ये अपने पिंड और मोहल्लियां च कंट्रोल आ सकती है। खबरनामा, खबर से असर तक शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं ANB न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका दमदार समाचार लगातार में। खबरों का रुख कर लेते हैं। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि कोरोना से मरने वाले लोगों के परिवार को 4 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार चल रहा है। जल्द ही निर्णय ले लिया जा सकता है। और केंद्र ने मृत्यु प्रमाण पत्र में मौत की सही वजह दर्ज करने की मांग पर भी जवाब के लिए समय का अनुरोध किया है। कोर्ट ने सरकार को जवाब देने के लिए 10 दिन का समय देते हुए 21 जून को अगली सुनवाई की बात कही है और इस मामले पर जस्टिस अशोक भूषण और MR शाह की बेंच ने केंद्र सरकार को 24 मई को नोटिस जारी किया था। केंद्र की तरफ से आज पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि सरकार इस याचिका के खिलाफ नहीं है, मामले को पूरी सहानुभूति के साथ देखा जा रहा है। इस पर जजों ने कहा कि बिहार जैसे कुछ राज्यों ने अपनी तरफ से 4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है, लेकिन अधिकतर राज्यों ने अपनी नीति तय नहीं की है। इस पर मेहता ने कहा कि केंद्रीय स्तर पर बहुत जल्द नीति तय कर ली जाएगी और कोरोना के प्रबंधन से जुड़े दूसरे मामलों में व्यस्तता के चलते इसमें कुछ समय लग गया है। सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट से 2 हफ्ते का समय मांगा, लेकिन जजों ने कहा कि वह ग्रीष्म अवकाश के दौरान इस मामले का निपटारा कर देना चाहते हैं और इस टिप्पणी के साथ कोर्ट ने 10 दिन मामले की सुनवाई के लिए लगाने का निर्देश दिया है। हर देश की नियामक प्रणाली में कुछ चीजें दूसरों के साथ समान हो जा सकती हैं और कुछ चीजें अलग हो सकती हैं। हम इसका सम्मान करते हैं। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पॉल ने आज उक्त बातें तब कहीं जब उनसे वैक्सीन आपातकालीन उपयोग की मंजूरी के लिए अमेरिका का द्वारा खारिज किए जाने से संबंधित सवाल पूछे गए। वे स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे कि ये सभी वैज्ञानिक विचार हैं और उन्हें ध्यान में रखते हुए बारीकियों के साथ Well, this is a decision of the regulator of that country.
This should be respected because it is their decision. As far as India is concerned, we have no problem at all, and our regulator has endorsed the licensure for this vaccine, and there is no impact whatsoever on use of Covaxin in our national program, and this will continue to be made available. We'll continue to push its production, and as you know, we are engaging beyond Bharat's own capacity, public sector organizations to develop and to distribute. बंगाल में भाजपा को बृहस्पतिवार को बड़ा झटका लगा है। किसी समय ममता बनर्जी के खास रहे और बाद में भाजपा में आए मुकुल रॉय ने फिर दीदी का दामन थाम लिया है। घर वापसी के बाद मुकुल रॉय ने पत्रकारों से चर्चा में कहा है, मैं बीजेपी छोड़कर टीएमसी में आया हूं। अभी बंगाल में जो स्थिति है उस स्थिति में कोई बीजेपी में नहीं रहेगा। दादा ने टीएमसी में वापसी के बाद उनकी विचारधारा को लेकर पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में यह बात कही। रॉय ने कहा कि सभी जाने पहचाने चेहरों को एक बार फिर से देखकर भाजपा से बाहर निकलकर अच्छा लगता है। उन्होंने यह भी कहा कि दीदी के साथ कोई मतभेद नहीं था और वह देश की नेता हैं। तृणमूल कांग्रेस के प्रमुख व बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुकुल रॉय की घर वापसी पर स्वागत किया। वहीं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सिसोदिया ने कहा कि केंद्र सरकार के मंत्री दिल्ली सरकार को गालियां दे रहे हैं, ये उनके संस्कार हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र ने सभी निर्णय सुप्रीम कोर्ट की फटकार पड़ने के बाद लिया। बीजेपी तो भारतीय झगड़ा पार्टी बन गई है। सिसोदिया ने केंद्र सरकार से पूछा कि पिज्जा घर पहुंच सकता है तो राशन क्यों नहीं। भाजपा अब भारतीय झगड़ा पार्टी बन गई है। उनके पास अब सिर्फ राज्यों में झगड़ा करने का काम बचा है। उन्होंने कहा कि चाहे ऑक्सीजन का मुद्दा हो या परीक्षा रद्द करने का, केंद्र सरकार ने हर मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से फटकार खाई है। बस अरविंद केजरीवाल जी को गाली गुफ्तार करने के लिए केंद्र सरकार के मंत्री जी, केंद्र सरकार के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग मीडिया में आते हैं। एक ही काम रह गया उन लोगों के पास में कि बस सुबह से शाम तक केवल और केवल राजनीतिक विरोधी जो पार्टियां हैं उनको गाली गुफ्तार करते रहो, उनकी सरकार को। सुबह से शाम तक किसी दिन आएंगे तो वेस्ट बंगाल की सरकार को गाली देने लगेंगे, किसी दिन केंद्र सरकार के कोई मंत्री आएंगे तो झारखंड की सरकार को गाली देने लगेंगे, किसी दिन केंद्र सरकार के कोई मंत्री आएंगे तो महाराष्ट्र की सरकार को गाली देने लगेंगे। आजकल केंद्र सरकार के पास में राज्य सरकारों को गाली गुफ्तार करने के अलावा कोई काम नहीं बचा है क्या? जब देखो आप आते हो टीवी में बैठते हो और किसी एक राज्य सरकार के खिलाफ मुंह खोल के गालियां देने लगते हो। और कोई काम नहीं है क्या? और कोई काम कर ही नहीं रही केंद्र सरकार क्या आजकल? मैं देख रहा था वो, और ये सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोज यही करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता आएंगे वो भी यही गाली गुफ्तार में उसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे। केंद्रीय मंत्री आएंगे वो भी उसी तरह की गाली गुफ्तार का इस्तेमाल करेंगे। कभी कहेंगे कि साहब ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हुई। तो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की जीत में अहम भूमिका निभाने वाले प्रशांत किशोर ने शुक्रवार को एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की। मुंबई में हुई इस मुलाकात को वैसे तो शिष्टाचार भेंट बताया जा रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि दोनों के बीच मिशन 2024 को लेकर बातचीत हुई और दोनों दलों को लेकर के इस बातचीत को लेकर चर्चा हो रही है। 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुकाबले कौन चेहरा बनेगा। प्रशांत किशोर ने जुड़े सूत्रों का कहना है कि वह हर उस विपक्ष के नेता से मुलाकात करेंगे जिन्होंने ममता बनर्जी और एमके स्टालिन को अपना समर्थन दिया था। दोनों ही पिछले दिनों 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बड़े विजेता बनकर उभरे हैं। दूसरी ओर सियासी गलियारों में इस बात की अटकलें हैं कि शरद पवार और प्रशांत किशोर के बीच हुई मुलाकात का संदर्भ 2024 के आम चुनावों से जुड़ा है। उधर उत्तर प्रदेश के सुहेलदेव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने आज लखनऊ में एक अहम बैठक की है। इस बैठक में जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा भी मौजूद रहे। राजभर और कुशवाहा ने 2022 के चुनाव की तैयारियों को लेकर बातचीत की। ओम प्रकाश राजभर ने बताया कि हम 2022 के चुनाव के प्रमुख मुद्दे जैसे उत्तर प्रदेश में घरेलू बिजली माफ, उत्तर प्रदेश में सामान्य अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा, गरीबों के लिए निःशुल्क चिकित्सा और गरीब और पिछड़े समाज के मदद, इन पर चुनाव लड़ेंगे और चुनाव को जीतेंगे भी। अभी भागीदारी संकल्प मोर्चा की बैठक के लिए हम लोग ज्यों आए तब तक आपका विभाग आ गया और तब से लेके अब तक हम यहीं आपके सामने हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बैठक करने तुरंत, क्योंकि विलम्ब हो गया आप लोगों से बात करने में।
तो हम लोगों की साफ साफ बात है, हमारे भागीदारी संकल्प मोर्चा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। पहली बात, हम उत्तर प्रदेश में घरेलू बिजली का बिल माफ करना चाहते हैं सरकार बनाकर। हम उत्तर प्रदेश में समान, अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा लागू करना चाहते हैं। हम उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करना चाहते हैं। हम उत्तर प्रदेश में गरीबों के इलाज के लिए फ्री इलाज की व्यवस्था कर देना चाहते हैं। आज उत्तर प्रदेश में अस्पतालों में बेड की व्यवस्था, वेंटिलेटर की व्यवस्था, ऑक्सीजन की व्यवस्था। क्या बिहार के सियासी गलियारे में कोई बड़ा उलटफेर आप सामने आ सकता है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन पर बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया है। आरजेडी मुखिया के बड़े बेटे और पार्टी के विधायक तेज प्रताप यादव शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि उनकी ये मुलाकात एक बंद कमरे में हुई और जिसके बाद चर्चा शुरू हो गई कि आखिर उनकी इस मुलाकात की वजह क्या हो सकती है। तेज प्रताप यादव की जीतन राम मांझी से मुलाकात के बाद दोनों नेता सामने आए। जीतन राम मांझी ने कहा कि लालू के जन्मदिन के मौके पर तेज प्रताप उनसे मिले आए हैं और बकौल मांझी तेज प्रताप को एक गैर राजनीतिक संगठन बनाना चाहते हैं जिससे सभी दलों के वरिष्ठ नेताओं को जोड़ने की कोशिश है। अभी दूरभाष पर भी उनको हमने जन्मदिन की बधाइयाँ दी, स्वस्थ हों इसकी कामना किया। और जहाँ तक रही तेज प्रताप जी, तो तेज प्रताप जी से हम लोगों की बात कोई राजनीतिक बात नहीं हुई है, सिर्फ संगठन, युवा, इस सब के बारे में हम लोग बात किया है। और हम समझते हैं कि इस तरह की राजनीतिक बात। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्रा ने शुक्रवार को मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन किया। राज्यपाल वाराणसी से सीधे विंध्यवासिनी पहुंचे। सड़क मार्ग से राज्यपाल ने पत्नी के साथ मां का दर्शन पूजन किया। दर्शन पूजन के बाद उन्होंने कहा कि वह हर नवरात्रि में मां का दर्शन करने आते हैं, लेकिन इधर करीब 1.25 साल से कोरोना संक्रमण को देखते हुए वह नहीं आ सके। अब मां को लगा कि यह उचित समय है तो उन्होंने बुलाया और मैं उनके दर्शन के लिए चला आया। विंध्य कॉरिडोर के लिए उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सराहना की। राज्यपाल कलराज मिश्रा ने कहा कि इसके लिए वह मुख्यमंत्री को साधुवाद देते हैं। विंध्य कॉरिडोर में आने वाले प्रत्येक दर्शनार्थी को बहुत सुविधा प्राप्त होगी। की सुविधा के लिए जो बन रहा है निश्चित रूप से बड़ा ही प्रशंसनीय है और सभी के लिए मां के दर्शन में बड़ी सुलभता प्राप्त होगी। मैं स्वयं जो बराबर हर नवरात्र में मैं मां का दर्शन करने के लिए आया करता था, गत 1.25 वर्ष से कोरोना के कारण, महामारी के कारण मैं नहीं आ पाया और एकाएक मां की इच्छा हुई, मां ने मुझे बुलाया और इसलिए आज मैं यहाँ दर्शन करने के लिए आया। बिहार की राजधानी पटना के फतुहा थाना क्षेत्र के फतुहा स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 के पूर्वी छोर के समीप ठिनका गिरने से 4 लोगों की झुलसकर मौत हो गई है। वहीं हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। गंभीर रूप से घायल सभी लोगों को इलाज के लिए फतुहा सीएचसी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों ने इलाज के क्रम में 4 लोगों को मृत घोषित कर दिया। बताया जाता है कि सभी लोग आर्टिफिशियल फूल का निर्माण कर उसे बाजारों में बेचने का काम करते थे। शुक्रवार दोपहर सभी मजदूर आर्टिफिशियल फूल के निर्माण में जुटे थे और इसी दौरान हुए बारिश के साथ अचानक से ठनका गिर पड़ा। उसकी चपेट में आने से 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 4 घायल है और दूसरा लोग का थोड़ा सा ठीक है। कुल कितना आदमी है? 6 आदमी है। तो ठीक है सर, 3 का मौत हो गया। जूनियर पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड में मुख्य आरोपित सुशील कुमार को बाहरी दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने बड़ा झटका देते हुए न्यायिक हिरासत में 25 जून तक बढ़ा दी है। 2 बार का ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार पिछले 1 पखवाड़े से ज्यादा समय से दिल्ली के मंडोली जेल में बंद है और इस बीच 17 साल स्टेडियम में 4 से 5 मई की रात को सागर धनखड़ हत्याकांड में जांच जारी है और इसी कड़ी में ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार को एक और करीबी को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने शुक्रवार को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि 23 साल के पहलवान सागर की हत्या में आरोपित अनिरुद्ध शामिल भी है और 4 से 5 मई की रात सुशील कुमार के साथ अनिरुद्ध सागर
के साथ मारपीट करने के लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है। दिल्ली पुलिस काफी समय से इसकी तलाश में थी। छत्रसाल स्टेडियम हत्याकांड में दिल्ली पुलिस अब तक कई गिरफ्तारियां कर चुकी है। पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों के खिलाफ आज कांग्रेस ने देशव्यापी प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज अलग अलग जगहों पर पेट्रोल पंप के बाहर सांकेतिक प्रदर्शन किया। इस पर यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। जी के निर्देशन पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभी हमारे पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, जिला अध्यक्ष या सभी हमारे फ्रंटल के साथी उत्तर प्रदेश के सभी पेट्रोल पंपों पर आज प्रदर्शन करेंगे। सरकार को कुंभकर्णी नींद से जगाने का काम करेंगे। बढ़ती हुई महंगाई उत्तर प्रदेश के लिए, देश के लिए एक चिंता का विषय है। मध्यम वर्गीय परिवार के लोग आत्महत्या कर रहे हैं, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, गांव का गरीब परेशान है। डीजल के दाम, पेट्रोल के दाम जिस रूप में तेजी के साथ बढ़ते जा रहे हैं, आम आदमी के घर से निवाला छीनता जा रहा है। 220 रुपया सरसों का तेल, 150 रुपया दाल, चावल महंगा, गेहूं महंगा, सब्जी महंगी, आग लगी हुई है। गरीब आम आदमी के घर के निवाले छीनते जा रहे हैं। सिलेंडर का दाम 900 रुपए से अधिक हो गया। इस सरकार के कुव्यवस्था के खिलाफ, गलत नीतियों के खिलाफ आज कांग्रेस पार्टी समझता हूं कि आज देश में चिंता का समय ये था कि उत्तर प्रदेश की बड़े बेरोजगारी को कैसे ठीक करें, उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था को कैसे सुदृढ़ करें। कोरोना काल के दौरान हजारों लाखों की संख्या में जो लोग सरकारी अस्पतालों में इलाज के अभाव में दम तोड़ दिए, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे मजबूत करें, डॉक्टरों की, कर्मचारियों की भर्ती कैसे करें। जहरीली शराब के नाते 5 साल में 500 से अधिक लोगों का मरना, इस पर चिंता करने का विषय था। कौन कौन सिंडिकेट में है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। लेकिन ये सरकार केवल सत्ता में कैसे बने रहे, इसके गुड़ागणित में लगी है। मैं समझता हूं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इन मुद्दों पर चर्चा करते तो उत्तर प्रदेश के बारे में शायद कुछ नया हो सकता था। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार से किसान, नौजवान, गांव गरीब विश्वास, मैं समझता हूं कि सरकार का चेहरा उजागर हो चुका है। दलित पिछड़ा विरोधी है सरकार। गोरखपुर में आपको याद होगा भर्ती के दौरान किस तरह मुख्यमंत्री ने अपने चहेते और अपने खास लोगों की ही भर्ती कराई थी। बांदा में भी, यूनिवर्सिटी के अंतर्गत झांसी में भी, जहां भी वैकेंसियां निकली वहां खासकर एक वर्ग विशेष का पूरा फोकस मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। क्या बदला पिछली सरकार में, इस सरकार में? कहीं ना कहीं जातीय व्यवस्था को ही वर्णित करने का कार्य किया गया। पूरी तरह इस सरकार की मानसिकता को उजागर करता है। समझता हूं कि जितिन प्रसाद जी के पास था क्या? जो आदमी 2017 में चुनाव लड़े विधानसभा का, विधायक का चुनाव हार गए, 19 में लोकसभा लड़े, लोकसभा का हार गए, अभी उनकी भाभी जिला पंचायत के सदस्य का चुनाव लड़ी थी, वो हार गए। 8 दिन पहले अखिलेश यादव से मिलकर आए, अब चले गए भारतीय जनता पार्टी में। चेहरा बिल्कुल साफ है। कांग्रेस पार्टी ने उनकी पहचान दी, उनके परिवार की पहचान दी। कौन जानता था जितिन प्रसाद को, जितिन प्रसाद जी को? कांग्रेस ने पहचाना, सांसद बनाया, मंत्री बनाया, तब जाना देश ये भी एक परिवार है। मुझे लगता है कि
कश्मीर की गलतियों और भेदभाव को अब और स्वीकार नहीं किया जाएगा। समय आ चुका है कि जम्मू अपना भविष्य खुद तय करे। यह कहना है शिवसेना बाला साहब ठाकरे जम्मू कश्मीर इकाई के अध्यक्ष मनीष साहनी का। शिवसेना नेताओं ने आज प्रदेश अध्यक्ष मनीष साहनी के नेतृत्व में जम्मू को कश्मीर से अलग करने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। मनीष साहनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जम्मू को अलग दर्जा, विधानसभा और वैधानिक अधिकारों की मांग की। बहुत सही भेदभाव की मार, बहुत सही आतंकवाद की मार। अब जम्मू मांगे अलग सरकार। अब समय आ चुका है कि जम्मू के लिए एक आवाज बुलंद की जानी चाहिए कि जम्मू को कश्मीर से अलग किया जाए। देखिए, हम प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को, गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को एक बार फिर साहसी फैसला लेने के लिए, दोहराने के लिए अपील करते हैं कि जम्मू को अलग दर्जा दिया जाए, जम्मू को अलग विधानसभा दी जाए, जम्मू को अलग वैधानिक अधिकार दिए जाएं। देखिए, पिछले 73 सालों से कश्मीर के साथ जम्मू भी जो है आतंकवाद और भेदभाव की चक्की के अंदर पिस रहा है। आज तक कश्मीरी शासकों ने हमारे साथ कभी इंसाफ नहीं किया। अगर हम यूपी से पहले की बात करें तो तमाम सिविल सर्विस, चाहे वो KAS हो, KPS हो, अवार्ड हो, शेरे कश्मीर अवार्ड हो, सब यूपी के मथुरा में प्रदेश के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह पहुंचे, जहां उन्होंने बांके बिहारी के मंदिर में पूजा अर्चना कर बाढ़ से बचाव कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। मंत्री ने देवराहा बाबा घाट पहुंचकर यमुना में आने वाली बाढ़ में किए गए बचाव कार्यों पर संतोष व्यक्त किया और उनसे जब अवैध कब्जों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वृंदावन मथुरा संपूर्ण जनपद के विकास के लिए मुख्यमंत्री संकल्पित हैं। किसी भूमि पर अवैध कब्जे नहीं होने दिए जाएंगे। देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश बना था। तब से लेकर के आज तक बाढ़ बचाव के कार्य का पैसा मार्च और अप्रैल महीने में दिया जाता था। योगी आदित्यनाथ जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। सारे नियम कानूनों में परिवर्तन करते हुए अब वो पैसा जनवरी माह में रिलीज किया है। पहले जब मार्च और अप्रैल में पैसा रिलीज होता था, मई में टेंडर होता था और जून में बरसात आ जाती थी, कोई काम नहीं हो पाता था। लेकिन अब जनवरी में पैसा रिलीज होने के कारण से अभी मैं यहाँ पर भी काम देखा हूँ और इसके पहले वहाँ जो मंदिर के बगल में घाट बन रहा, वहाँ कटान हो रही थी, उसको भी देख करके आ रहा हूँ। लगभग सारे काम वहाँ के कटान के पूरे हैं। पिछली बार भी जो काम हुआ। पावर बैंक ऐप के माध्यम से सैकड़ों करोड़ की ठगी के मामले में उत्तराखंड STF के विशेषज्ञों की टीम 24 घंटे जांच पड़ताल में जुटी है। इन मामलों से जुड़ी 19 नए शिकायतें STF को मिली हैं। STF अधिकारियों का कहना है कि बहुत से लोगों की पहचान की जा चुकी है, जिन्हें जल्द ही गिरफ्तार भी किया जा सकता है। यह मामला 250 करोड़ से कहीं ज्यादा का माना जा रहा है। दरअसल पावर बैंक ऐप से हुई इस ठगी से पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है। शायद ऐसा कोई राज्य है जहां पर लोग इसके शिकार ना हुए हों। उत्तराखंड, दिल्ली और बेंगलुरु पुलिस ने इसमें अब तक बड़े खुलासे किए हैं। शुरुआत में यह मनी ट्रोल 250 करोड़ रुपए के आसपास बताई जा रही थी, लेकिन डाउनलोड संख्या के आधार पर यह इससे कहीं ज्यादा का मामला माना जा रहा है। साथियों, कुछ दिन पूर्व उत्तराखंड पुलिस की STF ने एक बहुत इंपॉर्टेंट साइबर क्राइम का रैकेट पकड़ा था और उसमें उस दिन हम लोगों ने 3 FIR दर्ज करी थी और एक अरेस्ट भी किया था। उसी के क्रम में उन FIRs में जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन हुआ है और उसके अलावा जो और कुछ कंप्लेनेंट्स इसी फ्रॉड से जुड़े हुए कुछ और कंप्लेनेंट्स जो हमारे सामने आए हैं, उनके बारे में आपको थोड़ी जानकारी देना चाहूँगा। जो हमने पहले FIRs दर्ज की थी, उसमें अभी हमारे पास 5 और अक्यूज के नाम उन इन्वेस्टिगेशंस में आए हैं। वो जो पहले हमने 3 FIRs की थी, उनमें एक हांगकांग का नेशनल भी है, जियाओ चेन, और एक चाइनीज़ नेशनल है, लिनचिन। तो इनके बारे में भी जानकारी की जा रही है। इनके बारे में ब्लू कॉर्नर नोटिस भेजा जा रहा है सेंट्रल एजेंसीज के माध्यम से, ताकि इनको पूछताछ के लिए हिंदुस्तान लाया जा सके। मुंबई के अंधेरी स्टेशन के पटरियों पर खतरनाक स्टंट करने वाले युवक को रेलवे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। स्टंट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद रेलवे पुलिस हरकत में आई थी। गिरफ्तार किए गए स्टंटबाज का नाम अरमान शेख है और उसे घाटकोपर इलाके से गिरफ्तार किया गया है। सोशल मीडिया पर वायरल हुई वीडियो में आरोपी युवक हल्की रोशनी में एक गन के साथ रेलवे ट्रैक के
बेहद ही करीब बैठा हुआ है और उसके पीछे से ट्रेन गुजर रही है, जबकि दूसरे वीडियो में वह गन को अपने कनपट्टी पर लगाता है और खुद को शूट करने का अभिनय करते हुए पटरी के बीचों बीच लेट जाता है। वीडियो के वायरल होने के बाद रेलवे पुलिस ने जांच में पाया कि यह वीडियो अंधेरी स्टेशन के पटरियों पर बनाया गया है। सूचना मिली, सूचना के हिसाब से वो वीडियो अंधेरे में बना है। इस तरीके से हमको इंफॉर्मेशन मिलने की वजह से हम वहाँ पे जाकर उसे वो वीडियो ट्रैक किया और जो लड़का बनाने वाला था उसका एड्रेस निकालने के बाद उसको हमने पूछताछ के लिए ताबे में लिया है। उसने गुनाह कबूल किया है और उसने कहा है कि मेरे से गलती हुआ, रेलवे ट्रैक पे कोई भी परमिशन ना होते हुए उसने एंट्री किया। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में फर्जी आरटीओ अफसर बनकर हाईवे पर उगाही करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। यह गिरोह किराए पर गाड़ी लेकर हाईवे के किनारे खड़ी कर देते थे और उसके बाद 2 आदमी गाड़ियों को रोककर चेकिंग करते। कागज में कोई खामी पाए जाने पर प्रति गाड़ी 2000-5000 रुपए वाहन चालक से वसूल लेते थे। वसूली की ऐसी ही एक शिकायत पर पुलिस ने रेकी की तो पूरे गिरोह का खुलासा हुआ। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 45,000 रुपए नगद बरामद हुए हैं। पूछताछ में आरोपियों ने कबूल किया है कि लॉकडाउन में नौकरी चली गई तो कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, इसलिए साथियों के साथ मिलकर ठगी करने लगे। कोरोना काल चल रहा है, पब्लिक परेशान है, सबके काम धंधे बंद हैं, सब तंगी के दौर से गुजर रहे हैं। ये आपके जो 3 व्यक्ति हैं, सुमित शर्मा, सुरेंद्र यादव, अभय और बीटू, इन्होंने नया तरीका निकाला। पुलिस बन के पब्लिक को रोकते थे कि आप हेलमेट नहीं लगाए हो, आप मास्क नहीं लगाए हो, तलाशी लो। इसकी तलाशी लेते थे, किसी से 20,000, किसी से 12,000, किसी से 4,000, किसी से 5,000, जो मिलता था ले लेते तलाशी के नाम पे और डांट के भगा देते थे। तो पब्लिक डर के मारे चली जाती थी। ये शक हुआ, मुझे ये शक हुआ कि ये कोई गैंग कर रहा है और पुलिस की बदनामी हो रही थी कि पुलिस के नाम पे हो रहा है। तो इसमें हमारे टोडला पुलिस और सर्विलांस से दोनों को लगाया। दोनों ने बहुत ही जिम्मेदारी से काम किया और हमारे देश में भले ही अब कोरोना की दूसरी लहर कमजोर हो रही है, लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं है। कोरोना से जंग में वैक्सीन ही एकमात्र कारगर उपाय है, लेकिन इसके बावजूद देश में वैक्सीन की भारी किल्लत हो गई है। जहां शुरुआती दौर में सिर्फ सरकारी अस्पतालों में वैक्सीन की कमी थी, तो वहीं अब प्राइवेट अस्पतालों में भी वैक्सीन की भारी कमी है। दरअसल मोदी सरकार के वैक्सीनेशन को लेकर नई गाइडलाइन के बाद प्राइवेट अस्पतालों तक वैक्सीन पहुंच नहीं रही है, जिसके कारण अस्पतालों की ओर से वैक्सीनेशन अभियान रोक दिया गया है। बता दें कि अब प्राइवेट अस्पताल सीधे कंपनी से वैक्सीन मंगवा सकते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटलों में वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि पहले गवर्नमेंट ने ये वैक्सीनेशन हम लोगों को सब्सिडाइज रेट पे दिया था और सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, ज़्यादातर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में चालू हो गया था लगना। लेकिन अब जो है उन्होंने ये बंद करवा दिया है और उन्होंने कहा है कि आप डायरेक्ट प्राइवेट सप्लायर से खरीदो, मतलब कंपनियों से डायरेक्ट खरीद के प्राइवेट वाले लगाएंगे। तो अभी कंपनियां दे नहीं रही हैं। अभी जिन कंपनियों से कृषि कानूनों को लेकर जहां एक तरफ देश का अन्नदाता दिल्ली के बॉर्डर पर संघर्ष कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब में रिलायंस और जियो का विरोध भी तेज हो रहा है। इसी कड़ी में सरहिंद के दशमेश नगर में स्थानीय लोगों की ओर से नगर में लगे रिलायंस टावर का विरोध किया गया। प्रदर्शनकारियों की ओर से कहा गया कि जहां एक तरफ पूरा देश कृषि कानूनों के खिलाफ है, तो वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार की हितैषी कंपनियां जियो और रिलायंस पंजाब में कारोबार कर रही हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर रिलायंस और जियो की ओर से अपना काम बंद नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में विरोध और तेज किया जाएगा। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜੀਓ ਦੇ ਟਾਵਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੀਓ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਡਾ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000 ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਹੈ 1000 ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੀਓ ਦਾ ਟਾਵਰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀਓ ਦਾ ਟਾਵਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਆ। ਜੀਓ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਟਾਵਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ 2 ਮਈ ਦੀਦੀ ਗਈ,
ਉਹ ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ 3 ਫੁੱਟ ਦੀ ਜਨਾਨੀ ਦੱਸਦਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ 4 ਫੁੱਟ ਦੀ ਜਨਾਨੀ ਦੱਸਦਾ ਸੀ। ਉਹ 4 ਫੁੱਟ ਦੀ ਜਨਾਨੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ 100 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾ ਦੱਬਤਾ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਹ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਜੀਓ ਦੇ ਟਾਵਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਤਰੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਟਾਵਰ ਲੱਗਿਆ 5G ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਂਜ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जहां एक तरफ लोग कोरोना से बचाव के लिए मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग अभी भी अंधविश्वास में फंसे हुए हैं। मामला यूपी के प्रतापगढ़ से है, जहां ग्रामीणों ने कोरोना माता का मंदिर बना दिया है। और तो और मंदिरों में कोरोना माता की मूर्ति स्थापित की गई है, जिसकी लोग आराधना कर रहे हैं और कोरोना के प्रकोप से मुक्ति दिलाने के लिए प्रार्थना भी कर रहे हैं। ग्रामीणों का दावा है कि ऐसा करने से हमारे गांव में कोरोना संक्रमण नहीं आएगा। बता दें कि यह मामला सांगीपुर थाना के जूही शुक्लपुर गांव का है। देखिए, हमारे एक श्रीवास्तव पड़ोसी चाचा जी हैं, वो आए थे, वो दिल्ली में रहते हैं, तो वो आए थे, हम लोग सब ऐसे बैठे थे। सुबह सुबह ऐसे ही बात होने लगा कि इतना सारा मतलब कोरोना का कहर चल रहा है हमारे देश के ऊपर, क्या करें, इसका समाधान कैसा किया जाए। तो इसके लिए हम लोग ने सोचा कि चलो एक कोरोना माता जी का मूर्ति बनवाते हैं और लाके अपने गांव में स्थापित करते हैं। क्या पता इससे कोरोना माता के आशीर्वाद से थोड़ा हमारे गांव को, हमारे गांव के रहने वाले सभी को या और जो भी हैं सबको राहत। माता तो होती नहीं माता तो नहीं होती है। उद्देश्य यही है हम लोगों का, जैसे पहले सुना है कि चेचक माता का नाम आया, जिससे ये चेचक माता शीतला माता के ऊपर लाया गया है। इसी तरह लौकेश श्रीवास्तव, दीपमाला श्रीवास्तव और राजीव रतन तिवारी, राधेश्याम वर्मा, छेदीलाल विश्वकर्मा, दिलीप विश्वकर्मा, सभी गांव के लोग बैठे हुए, बातचीत हुई। उसके बाद ये हुआ कि चलो आ जाओ, माता रानी का स्थापित किया जाए, ताकि जो लोग भयभीत हैं वो हैं, इनका पूजन किया जाए। पूजन करने से हो सकता है माता रानी के कृपा हो। जे सब यूपी के रायबरेली में शुक्रवार की दोपहर सदर कोतवाली पुलिस ने जिले में सक्रिय अपराधी मोहम्मद खालिद उर्फ पप्पू चिकना की करोड़ों की संपत्ति कुर्क कर दी गई है। पुलिस ने ढोल नगाड़ों के साथ पहले तो मुनादी की और फिर नोटिस छपा कर 2 मंजिला मकान व एक लग्जरी गाड़ी बरामद कर ली है। कुल संपत्ति 2.25 करोड़ रुपए की बताई जा रही है। पप्पू चिकना के ऊपर हाल ही में गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज था और वो लगातार फरार था। हरियाणा में मेवात जिले के पिंडगवा कस्बे से पपड़ा गांव को जाने वाले रास्ते पर दिन दहाड़े हनीफ को उसके मकान के सामने से गाड़ी में सवार होकर आए 4 बदमाशों ने फिल्मी स्टाइल में हथियार के बल पर जबरन अपहरण कर लिया। हनीफ को अपहरण करने के बाद मारपीट करते हुए दिल्ली ले जाया गया और वहां ले जाकर एक मकान में बंद कर दिया गया। बदमाशों ने इस दौरान हनीफ से 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी, लेकिन उसने 20 लाख रुपए देने से साफ इनकार कर दिया। इसी दौरान बदमाशों ने 41,000 नकदी के अलावा मोबाइल भी छीन लिया। जब हनीफ कमरे में बंद था तो उसी दौरान 2 बदमाश खाना लेने के लिए मार्केट चले गए। इसी का फायदा उठाकर हनीफ बदमाशों के चंगुल से छूटकर भाग निकला।
साइड से एक किया गाड़ी आई, उनमें से 3 बंदे उतरे हैं। 2 ने मेरे गोली भर के नहीं, हथियार के बूटे पर उन्होंने मुझे गाड़ी में डाल लिया और मेरी आंखन के पट्टी बांध दी। आंखन के पट्टी बांध के नहीं और मुझे ले गए, मारते पीटते भी ले गए और फिर वहाँ मुझे कमरा में बंद कर दिया, दिल्ली ले जाके। फिर उनसे मैंने कही कि भैया, उनने मेरे रिवाल्वर लगा दी दिमाग के। फिर उनने मुझसे 20 लाख रुपया की मांग करी थी। मैंने कही भैया पैसा तो आज भी ना है। वहाँ ने कही भैया तेरी सुपारी ले चुके हैं हम, तुझे तो मरना तो है ही। मैं भाई मार मोर न तमन मार मोर के मोह घाल करो। फिर उनमें से 4 बंदे हैं, 2 बंदे खाना खा लेने चले गए। 8/6/2021 को पनेंगवा गांव के अंदर हनीफ अपने घर पर बैठा था। उसी समय कोई एक कार के अंदर 4 लोग आए और उसका घर से ही अपहरण करके बंदूक के बल पर ले गए उसको, और उसके बाद दिल्ली में ले जाकर एक कमरे के अंदर बंद कर दिया। तो वो जो हनीफ लड़का था किसी तरह से कमरे से कोई रास्ता निकाल के बीच बचाव करके मतलब वो भाग निकला, और उसके बाद उसने दिल्ली पुलिस को सूचना दी कि मेरे साथ ऐसे ऐसे घटना हुई है। और दिल्ली पुलिस ने हमारे साथ संपर्क किया। संपर्क करने के बाद हमने अपहरण का मुकदमा उनके खिलाफ, चारों के खिलाफ दर्ज कर दिया है और उनकी तलाश जारी है। इसके अलावा उस लड़के से हमने पूछताछ की है तो वो कहता है कि हमारी कोई पुरानी। यूपी के बुलंदशहर के छतारी थाना क्षेत्र के लधुपुरा गांव नाली सीधी करने के लेकर विवाद का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। रास्ता बनाने के दौरान एक मकान के आगे बना चबूतरा तोड़कर नाली सीधी करने की बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद दोनों पक्षों में पथराव हुआ और जमकर मारपीट हुई। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जम्मू कश्मीर के दाचीगाम नेशनल पार्क में स्थापित किया जा रहा है वन्यजीव रिसर्च कम ट्रेनिंग सेंटर पूरा होने के अंतिम चरण में है। यह सेंटर एक आवासीय परिसर होगा और इसमें रिसर्च होंगे जो वन्य जीवों के अलग अलग पहलुओं का अध्ययन करेंगे। वन्यजीव पशु चिकित्सक डॉक्टर उमर नाजीर ने कहा है कि हमारा उद्देश्य एक सेंटर में रिसर्च को ट्रेनिंग देना और वाइल्ड लाइफ के क्षेत्र में रिसर्च करना है। उन्होंने कहा कि यह सेंटर एक आवासीय परिसर होगा जिसमें किताबें और इंटरनेट सहित सभी जरूरी संसाधन उपलब्ध होंगे। हम विभिन्न जरूरी विषयों पर रिसर्चर्स को ट्रेनिंग देने के लिए बाहर से व्यक्तियों को लाने की भी योजना बना रहे हैं। दाचीगाम नेशनल पार्क जम्मू और कश्मीर के सबसे लोकप्रिय वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में से एक है, क्योंकि यह विभिन्न प्रजातियों, विशेष रूप से हंगोल, एक कश्मीरी हिरण, तेंदुए, हिमालयी काला भालू और कई पक्षी मौजूद हैं। वन्यजीव अधिकारियों ने 6 दशक पुराने एक इमारत को एक रिसर्च सेंटर में बदल दिया है, जो पहले एक भेड़ का फार्म हुआ करता था। डॉक्टर नजीर ने कहा है कि हमने इसे संरक्षित करने के लिए एक विरासत भवन को एक महत्वपूर्ण सेंटर में बहाल कर दिया है। पाकिस्तान में एक सड़क हादसे में 23 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसा बलूचिस्तान के खुदजार जिले में हुआ है। यहां श्रद्धालुओं को ले जा रही बस गहरी खाई में गिर गई है। 18 लोगों की घटनास्थल पर ही मौके पर मौत हो गई, जबकि 5 ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। 39 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक बस ड्राइवर ने सकरे रास्ते पर तेजी से बस टर्न करने की कोशिश की और इसी दौरान वह स्टीयरिंग से कंट्रोल खो बैठा और बस खाई में जा गिरी। पाकिस्तान में पिछले हफ्ते एक ट्रेन हादसा भी हुआ था। इसमें 67 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 500 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। यह घटना खराब रेल ट्रैक की वजह से हुई थी। जुलाई में श्रीलंका के खिलाफ होने जा रहे ओडी और T20 सीरीज के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया है। इस टीम में शिखर धवन को टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। वहीं तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार को उप कप्तान बनाया गया है। एक युवा स्क्वाड बनाने पर जोर दिया गया है और कई नए खिलाड़ियों को मौका मिला है। इस टीम में कई युवा और नए चेहरे देखने को मिल रहे हैं। देवदत्त पेडिकल से लेकर ऋतुराज गायकवाड़ तक कई ऐसे खिलाड़ियों को शामिल किया गया है जिनका IPL में शानदार प्रदर्शन रहा है। इस टीम में बल्लेबाजी की जिम्मेदारी शिखर, पृथ्वी शॉ, देवदत्त पडिक्कल, ऋतुराज गायकवाड़, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, मनीष पांडे, संजू सैमसन के कंधों पर होने जा रही है। वहीं गेंदबाजी का जिम्मा भुवनेश्वर कुमार के साथ कुलदीप यादव, चेतन सकारिया, नवदीप सैनी, दीपक चहर, वरुण चक्रवर्ती और यजुवेंद्र चहल पर है। एक नज़र में टीम काफी संतुलित दिखाई पड़ रही है और ऑलराउंडर्स को भी काफी तरजीह दी गई है।
हार्दिक पांड्या का चोट के बाद फिर वापसी करना भी टीम के लिए अच्छे संकेत हैं। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया में एक महिला ने एक साथ 10 बच्चों को जन्म दिया है। मेडिकल साइंस में इस घटना को एक नए विश्व रिकॉर्ड की तरह देखा जा रहा है। गोसियाम थमारे सिटहोले के पति टेबोहो ने बताया है कि 10 बच्चे देखकर वे अचंभित रह गए। डॉक्टर ने उन्हें अल्ट्रासाउंड के जरिए गर्भ में केवल 8 बच्चे के होने की बात जताई थी। जानकारी के मुताबिक 7 लड़के हैं और 3 लड़कियां। उन्होंने कहा कि मैं बहुत खुश हूं, भावुक हो रहा हूं, ज्यादा बात नहीं कर सकता। दक्षिण अफ्रीका के एक अधिकारी ने बीबीसी से 10 बच्चों के जन्म की पुष्टि की है। जानकारी के मुताबिक गोसियाम थमारे सिटहोले ने 5 बच्चों को प्राकृतिक तरीके से जन्म दिया, जबकि 5 को ऑपरेशन के जरिए बाहर निकाला गया। पंजाब के राजपुरा में देर रात आई आंधी से क्षेत्र के कई लोगों की जान चली गई है। दरअसल गांव सेदखेड़ी रोड स्थित अप्रवासी परिवार सो रहा था। तेज हवाओं के कारण परिवार पर दीवार गिर गई और एक ही परिवार के 4 सदस्यों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि विभिन्न स्थानों पर दुकानदारों के बोर्ड, पोल, बिजली के तार और घरों की छत उड़ गई। यहाँ तो सबका कसूर है, मकान मालिक का भी कसूर है। कितने बंदे रह रहे थे, कितने फुट एरिया में? 4 झुग्गी रहती थी। 4 झुग्गी। कितने फुट एरिया में थे ये? 500 बजे तो हुआ। कितने फुट पता है? हाँ जी, 500-600 फुट एरिया है। नहीं, अभी आप बता रहे थे कि जो मालिक है उसका ये कसूर है। कसूर तो उसका भी है और हवा के भी कसूर है। अच्छा, तो कितने फुट में कितनी झुग्गी थी? देश में पेट्रोल और डीजल के लगातार बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने आज देशव्यापी प्रदर्शन किया, जिसके चलते हरियाणा के नूंह ने भी पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस ने हल्ला बोला और इसके साथ ही केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। बता दें कि नूंह के नेशनल हाईवे 248 से पर इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पर बैठकर 2 घंटे के लिए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं कांग्रेस नेता मेहताब अहमद ने पेट्रोल और डीजल के दामों को वापस नहीं लेने पर देश भर में चक्का जाम करने की चेतावनी दी है। कोविड की मार ऊपर से डीजल पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं। किसान को पता है वो डीजल जब भरवा के अपनी किसानी कर रहा है उसे कितनी महंगी किसानी हो जाए। ये चीज बर्दाश्त से बाहर है। यही भाजपा जब कांग्रेस की सरकार थी और क्रूड ऑयल आसमान छू रहा था इंटरनेशनल बाजार में, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, जब अगर 10 पैसे भी तेल के दाम बढ़ते थे तो ये उसे कम करते थे, उसको प्रोटेस्ट करते थे, सड़कों पे नंगे नाचते थे। आज जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल बिल्कुल निम्न स्तर पर है। खबर उत्तराखंड से है, जहां गदरपुर में आज सैकड़ों लोगों ने थाना परिसर को घेर लिया और धरने पर बैठ गए। दरअसल सारा मामला नगर पालिका अध्यक्ष गुलाम गोश्त द्वारा कथित रूप से हाउस टैक्स ट्रांसफर किए जाने के नाम पर रिश्वत मांगे जाने का है। इसके बाद गदरपुर के व्यापारियों का गुस्सा फूट पड़ा। गुस्साए व्यापारियों ने गुलाम गोश्त पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की और यही तहरीर पूर्व में 3 जून को व्यापारी द्वारा भी दी गई थी, जिस पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद गदरपुर के व्यापारी एकत्र होकर थाना परिसर पहुंचे। वहां पर थाना अध्यक्ष द्वारा यह बताया गया कि उन्हें तहरीर ही प्राप्त नहीं हुई है, जबकि कार्यालय में रिसीविंग मिली थी। इससे व्यापारी भड़क गए और धरने पर बैठ गए। देखिए, सबसे पहले बता दूं, पुलिस का जो कृत्य रहा वो संवैधानिक नहीं था। पुलिस ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को इग्नोर किया है। रही बात ये कि हमने सम्मान किया एएसपी साहब का और सीओ साहब का। हम वार्ता को तैयार हुए। समाज के जितने भी हमारे व्यापार मंडल अध्यक्ष थे, पंजाबी सभा के अध्यक्ष थे, रविंदर बजाज जी वरिष्ठ भाजपा नेता थे और कई सम्मानित लोग थे। वार्ता की गई है उनसे। उन्होंने इस प्रकरण में हमें 4 दिन का समय दिया है। ये एप्लीकेशन प्राप्त हुई थी थाने पर कुछ दिन पहले जो प्राप्त हुई थी, तो उसमें एसओ साहब के द्वारा भी जाँच की जा रही थी। तो उसी के संबंध में जो है अभी तक कार्रवाई नहीं हुई थी। इसी विषय में व्यापारी के द्वारा थोड़ा सा धरना दिया गया था। तो उस पर मैं सीओ साहब बाकी हमारी फोर्स मौके पर पहुंच गई थी, तो उनसे वार्ता की गई है और धरना उनका समाप्त किया गया और ये आश्वासन दिया गया कि उनके एप्लीकेशन पर जो है सीओ बाजपुर महोदय द्वारा जांच की जाएगी और जांच में जो तथ्य निकल कर आएंगे।
उत्तर प्रदेश के संभल में बीजेपी विधायक अजीत यादव एक बार फिर भड़कते हुए नजर आए। इसकी वजह है मेडिकल की अव्यवस्थाएं। दरअसल मारपीट में घायल शख्स को लेकर बीजेपी विधायक जिला मुख्यालय बहजोई स्थित सीएमओ ऑफिस पहुंचे। विधायक का आरोप था कि 4 दिन पहले ग्रामीण घायल हुआ, मेडिकल हो गया, लेकिन जिला अस्पताल में न प्लास्टर हुआ, न दवा दी गई और न ही एक्सरे हुआ। देशवासी हैं, उदयपुर के हैं, हमारे गुन्नौर क्षेत्र के रहने वाले हैं और मैं यहाँ सीएमओ साहब से मिलने के लिए आया हूँ, उनके ऑफिस में बैठा हुआ हूँ। तो हमारा ये कहना है कि जब ये हॉस्पिटल में गए अपना एक्सरा कराने के लिए, तो वहाँ पर इनका एक्सरा किया गया, लेकिन एक्सरा करने के बाद न तो इनका प्लास्टर किया गया और ना ही इनको कोई दवाई दी गई। 2 दिन से ये 2 दिन ये होगा, 1-2 दिन पहले से ये हाथ लटकाए हुए घूम रहे हैं, सामने बैठे हुए हैं। ये मामला मेरे संज्ञान में नहीं था, लेकिन अभी जैसा इन्होंने बताया तो मैंने वहाँ जिला अस्पताल के जो अधीक्षक हैं डॉक्टर सुशील कुमार, उनसे वार्ता करी है कि इनका एक्सरे के बाद में वहाँ इनको उपचार क्यों नहीं दिया गया। अभी मैं थोड़ी देर में इनको लेकर के जिला अस्पताल में जाऊँगा और वहाँ इनका उपचार करा के जो भी प्लास्टर वगैरह इनको लगेगा वो करवा के फिर। अच्छा, जो इसमें लापरवाही जिन लोगों के द्वारा इसमें की गई है, उन पर क्या कार्रवाई की जाएगी, कितने समय में कार्रवाई की? हरियाणा सरकार के द्वारा मेरे फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर किसान की फसल से संबंधित और उसके खाते से संबंधित जो जानकारियां अपलोड कराई गई हैं, उनमें गलतियों के कारण किसानों को परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। दरअसल जब भी कोई किसान अपना खाता इस पोर्टल पर अपलोड कराते हैं तो कुछ खामी होने के कारण जब सरकार की तरफ से पोर्टल के माध्यम से पैसा उनके खाते में भेजा जाता है तो पोर्टल पर मौजूद खाते की जानकारी और बैंक के खाते की जानकारी दोनों अलग अलग हो जाती हैं। वहीं मार्केट कमेटी सचिव ने बताया कि जिन किसानों के नाम के आगे मिस्टर या अन्य श्री इत्यादि लिखा हुआ है और कुछ बैंक मर्ज होने के कारण आईएफएससी कोड का मैच न हो पाने के कारण उस किसान के खाते में पैसा ट्रांसफर होने में दिक्कत आ रही है और इसी को लेकर वह लगातार पोर्टल ऑपरेटर करने वालों को संपर्क में है और जल्द ही इस दिक्कत को दूर कर लिया जाएगा। प्रीफिक्स लग रहा है, जैसे मिस्टर लग रहा है, श्री लग रहा है, तो जो एमडी के इससे करीब करीब वेरीफाई होता है तो आता है नेम विद वेरीफाई विद डिफरेंट नेम, तो उसमें या थोड़ा वेरिफिकेशन में टाइम लग जाता है, लेकिन अदरवाइज कोई नया अकाउंट खुलवा लेता है और उसमें अगर वो मिस्टर या मिस आगे वो नहीं लगा रहता तो उसको तुरंत 2-3 दिन के अंदर पेमेंट हो जाए। ये जो कई बैंक जो मर्ज हुए हैं बस एक थोड़ी प्रॉब्लम आ रही, कई जो बैंक मर्ज हुए हैं उनका आईएफएससी कोड चेंज हो गई, उसको हम लिख के भेजे तो उसका थोड़ा वेरिफिकेशन में टाइम लगता है। तो ये एजेंसी की तरफ से दिक्कतें आ रही है कैसे? नहीं, ये तो क्या हम भेज देते हैं वहाँ जो ये खरीद पोर्टल जो देखते हैं तो जैसे ही वेरीफाई हो जाता है उसके बाद से पेमेंट हो जाता है। हम गेहूँ बेचने के लिए हमने पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करवाया था, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, तो हमने अपना पूरा ब्यौरा उस साइबर कैफे वाले को दिया था कि भाई हमारा ये ब्यौरा है, ये हमारा अकाउंट नंबर है, इस बैंक में है। उसके बाद पहले तो परेशानी ये आई कि हमें हमारा गेट पास नहीं मिला, हमारी 13 अप्रैल को फसल उठ गई और उसके बाद हमारा 13 मई को गेट पास आया। दमदार समाचार लगातार में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है, टीके की सुरक्षा अपना कर सुरक्षा चक्र बनाना है। 18 साल की उम्र हो, युवा हो या बुजुर्ग हो, एक पल भी सोचे बिना ये मौका नहीं गवाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। टीका लगने के बाद भी सुरक्षा को अपना कर भी मास्क फिर भी लगाना है, 2 गज की दूरी निभाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। और
वैक्सीन लगाने में मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई है। गवर्नमेंट ने काफी अच्छी व्यवस्था की हुई है यहाँ पर, और मैं सबसे यही कहूंगा कि सभी को वैक्सीन लगवानी चाहिए। और उसमें कोई भी ऐसा दर्द या कोई ऐसी चिंता वाली विषय की बात नहीं है। मैंने टीका लगवाया है जीत का, आप भी लगवाइए। टीका ही दिलाएगा जीत, टीका जीत। आज मैंने कोरोना से जीतने के लिए टीका लगवाया, आप लोग भी लगवाएं, सुरक्षित रहें। मैंने लगाया है टीका जीत का, आप भी लगवाइए। चलो टीका लगवाएं, कोरोना को हराएं। निःशुल्क टीकाकरण अभियान में 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए टीका लगवाकर सुरक्षा कवच बनाएं। comin.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करवाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। खबरनामा, खबर से असर तक, शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दमदार समाचार लगातार में खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के बहराइच में सैकड़ों कांग्रेस कमेटी के नेताओं ने बढ़ते डीजल और पेट्रोल के दामों को लेकर जमकर प्रदर्शन किया और विरोध मार्च निकाला। यह विरोध मार्च कांग्रेस भवन से निकाला गया। कांग्रेसी ज्ञापन लेकर जिलाधिकारी कार्यालय को घेरने पहुंच रहे थे। हालांकि पुलिस द्वारा उन्हें ऐसा करने से रोकने का प्रयास किया गया, जिसे लेकर पुलिस से कांग्रेसियों के बीच जमकर झड़प भी हुई। धक्का मुक्की करते हुए कांग्रेसी काफी आगे तक निकल गए। हालांकि पुलिस द्वारा उन्हें रोका गया और उनके ज्ञापन ले लिया गया है। भले ही पूरे प्रदेश में कोरोना को देखते हुए धारा 144 लागू कर दी गई है, उसके बावजूद भी जनपद बहराइच में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने महंगाई को लेकर के जुलूस निकाला और धरना प्रदर्शन किया। पुलिस रोकती रही, उसके बावजूद भी कांग्रेसियों ने पूरे मार्केट में जुलूस निकाली और नारे लगाए, सरकार विरोधी नारे लगाए। पुलिस नाकाम रही। कैमरा पर्सन के साथ रफीकुल्ला खां, ANB न्यूज। हरियाणा के अंबाला में देर रात पुलिस ने कुछ लोगों को जुआ खेलते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से लगभग 1.5 लाख रुपए की नकदी बरामद की। पुलिस पकड़े गए 21 लोगों को देर रात थाने ले गई और सभी पर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। मिली थी के दौरान पुरानी मच्छी मार्केट में जुए खेल रहे थे काफ़ी लोग इकट्ठे होकर। तो मुखबरी के आधार पर हमने वहाँ पर रेड की है और वहाँ से 21 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनसे लगभग 1,60,000 करेंसी। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में पति को दहेज में मोटरसाइकिल नहीं मिलने पर पत्नी के गड़ासे से काटकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद पति मौके से फरार हो गया। पुलिस फरार आरोपित पति की तलाश कर रही है। घटना अहरौरा थाना क्षेत्र के इमलिया कला गांव की है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपी के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। थाना अहरौरा पुलिस को सूचना दी थी कि इमलिया कला गांव में एक निर्जला नाम की महिला की हत्या कर दी गई। इसके संबंध में मृतका निर्जला के परिवारीजन द्वारा पिता दशरथ पाल द्वारा थाना अहरौरा पर 67/2021 मुकदमा प्राप्त है। धारा 304 497 3/4 दहेज नियंत्रण का एक मुकदमा मृतका के पति राजेश पाल को पंजीकृत किया गया है। उसकी ज्येष्ठता क्षेत्राधिकारी ऑपरेशन अजय राज द्वारा की जा रही है। हत्या का कारण क्या हो सकता है? हत्या का कारण अभी तो दहेज हत्या लिखा है उन्होंने, तो मोटरसाइकिल की मांग करता था।
उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही गोरखपुर पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारी सरकार ने रिकॉर्ड तोड़ गेहूं की खरीदारी किसानों से की है। सरकार ने अभी तक 3,04,686 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदारी कर चुकी है और जिसकी एवज में 601 करोड़ रुपए देय बनती है। हमने लगभग 500 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया है। 70,000 से अधिक किसानों के गेहूं की खरीदारी गोरखपुर मंडल में हुई है। प्रतिवर्ष की तुलना में इस वर्ष 2 गुना खरीदारी की गई है। मैंने गोरखपुर के गेहूं खरीद की समीक्षा की है। गोरखपुर मंडल में अब तक 3,04,641 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई है और जिसका 601 करोड़ रुपए उसकी देयता बनती है, जिसमें से 482 करोड़ रुपए का अब तक भुगतान किया जा चुका है और इस खरीद से 70,000 से अधिक किसानों की खरीद गोरखपुर मंडल में हुई है। गोरखपुर जनपद के भीतर अब तक 95,898 मीट्रिक टन। कांग्रेस के द्वारा आज देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के दौरान हरियाणा के फतेहाबाद में भी पेट्रोल और डीजल के लगातार बढ़ रहे दामों को लेकर प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल पंप के बाहर धरना दिया और जमकर नारेबाजी भी की। हालांकि इस दौरान कांग्रेसियों ने जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ाई। कुछ एक कांग्रेसी ही ऐसे थे जिनके मुंह पर मास्क देखा गया। मीडिया से बातचीत करते हुए फतेहाबाद के पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता प्रहलाद सिंह ने बताया कि लगातार देश में तेल के दाम बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अकेले मई महीने में ही डीजल के दाम 5 से 6 रुपए 6 बार बढ़े हैं और सरकार तेल के दाम घटा देती है और उसके बाद लगातार दाम बढ़ाती है। पश्चिम बंगाल का चुनाव खत्म होते ही सरकार ने तेल के दाम लगातार बढ़ा दिए हैं और इसी को लेकर आज वह लोगों को जागरूक कर रहे हैं और पूरे देश में कांग्रेस के द्वारा बढ़ रहे तेल के दामों को लेकर आज पेट्रोल पंपों के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है। आज का हमारा प्रदर्शन जो डीजल और पेट्रोल की कीमतें लगातार बढ़ रही है, उसके विरोध में आज कांग्रेस पार्टी सारे देश के अंदर हर एक ब्लॉक लेवल के ऊपर ये प्रदर्शन कर रही है, क्योंकि इस पिछले 1 महीने में, बाकी सारा छोड़ो, पिछले मई के महीने में करीबन 5.5 रुपए डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं और इस 1 साल के अंदर 43 बार इन्होंने डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ाए, जबकि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर डीजल के रेट कम हुए हैं। ये जो मोदी सरकार है, ये जब चुनाव आते हैं उस वक्त तो कीमत घटानी शुरू कर देती है और जब बंगाल के चुनाव। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में रिक्त बीडीसी के 2 प्रधान की 1 और ग्राम पंचायत सदस्यों की 771 सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव का मतदान शनिवार 12 बजे शुरू होगा। सकुशल मतदान संपन्न कराने के 2,136 कर्मचारी लगाए गए हैं। गुरुवार को ब्लॉक मुख्यालय पर मतदान कर्मियों का प्रशिक्षण हुआ और इस दौरान विशेष तौर पर पोलिंग बूथ पर कोरोना से बचाव के तौर तरीके बताए गए। प्रशिक्षित कर्मचारियों को ब्लॉक मुख्यालयों से पोलिंग बूथों के लिए शुक्रवार को रवाना कर दिया गया। यूपी में पंचायती चुनाव के बाद कोरोना चरम पे पहुंच गया था, जिसको देखते हुए सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने पूरे यूपी को लॉकडाउन कर दिया था, जिसके बाद 1 जून से अनलॉक कर दिया गया है, क्योंकि कोरोना केसेस यूपी में बहुत कम पड़ गए थे, जिसको लेकर सारे जिलाधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए थे। कोरोना गाइडलाइन को पालन करते हुए पंचायती चुनाव में जिन लोग बचे हैं उनका दोबारा पंचायती चुनाव कराया जाए, जिनमें ग्राम पंचायत पंचों के पंचायती चुनाव कल के दिन होना है। उसी में मछेटा ब्लॉक में 310 पदों पे पंचायती चुनाव की बूथ पार्टियां रवाना हुई हैं, जिसमें बूथ अध्यक्ष का आरोप है कि यहाँ पे कोरोना गाइडलाइन का कोई भी पालन नहीं किया गया है। न किसी को सैनिटाइजर दिया गया है, ना ही किसी को मास्क दिया गया है। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी लापरवाही है। तीसरी लहर भी आने वाली है, जिसको लेकर पूरा जिला प्रशासन सुस्त नजर आ रहा है, क्योंकि जो पार्टियां रवाना हुई हैं उनको न सैनिटाइजर दिया गया है और ना ही किसी को मास्क दिया गया है। इसके पूर्व में जब चुनाव हुआ था तो काफी लोगों की मौत भी हो गई थी कोरोना के चलते, मगर कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की इसमें बहुत बड़ी
चूक नजर आ रही है। कैमरा पर्सन श्याम गुप्ता के साथ अनूप पांडे, सीतापुर। यूपी के प्रयागराज से मेरठ के लिए बनाया जा रहा गंगा एक्सप्रेसवे रायबरेली से होकर गुजरता है। आज किसानों ने एक्सप्रेसवे के लिए किए जा रहे जमीन अधिग्रहण का विरोध जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर किया। इसके साथ ही जिला मजिस्ट्रेट को अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन भी सौंपा। किसानों का आरोप है कि अहिहार में रेल कोच कारखाना है और वो विकसित क्षेत्र है, लेकिन सामान्य दरों पर जमीन खरीद का मूल्य दिया जा रहा है। मामला है जो गंगा एक्सप्रेसवे हाईवे हमारे यहाँ से निकाला जा रहा है, किसानों के साथ बहुत अन्याय किया जा रहा है, उनको मुआवजा नहीं मिल रहा। NH 232 से सटे हुए जो प्लाट हैं उनका मुआवजा सामान्य भूमि के दर से दिया जा रहा है। हरियाणा में लगातार 2 दिन सोने के भाव बढ़ने के बाद तीसरे दिन सोना सस्ता हुआ है। दिल्ली से सटे गुरुग्राम की बात करें तो यहां आज 22 कैरेट सोना सस्ता हुआ है। गुरुग्राम में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 47,470 रुपए प्रति 10 ग्राम रही। 10 जून को 22 कैरेट सोने की कीमत 47,560 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। यहां 22 कैरेट गोल्ड 90 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ता हुआ है। वहीं 24 कैरेट सोने का रेट 49,840 रुपए प्रति 10 ग्राम है। यहां कल 24 कैरेट सोने का रेट 49,950 रुपए प्रति 10 ग्राम था। यहां 24 कैरेट सोना भी 90 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ता हुआ है। वहीं हरियाणा के अंबाला जिले की बात करें तो यहां भी आज सोना सस्ता हुआ है। यहां 22 कैरेट सोना 60 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ता हुआ और यहीं पर 22 कैरेट सोने की कीमत 47,510 रुपए प्रति 10 ग्राम रही, जबकि गुरुवार को 47,570 रुपए थी। वहीं 24 कैरेट सोने के रेट 49,840 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जो कल 49,970 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। यहां 24 कैरेट सोना 10 रुपए प्रति 130 ग्राम सस्ता हुआ है। दमदार समाचार लगातार में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज।